नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करूं उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com के आपके मदद की जरूरत है। सत्य हिंदी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे सदस्यता अभियान से जुड़े, हमें आर्थिक मदद करें, आर्थिक डोनेशन दें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो। साथ ही साथ सत्य हिंदी का इस वक्त मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल पिछले 1.5 महीने से अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिससे भारत की छवि और देश के प्रधानमंत्री की छवि पर गहरे दाग लग रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से लांसेट मैगजीन, दुनिया की जानी मानी मेडिकल जर्नल है, उसने एक एडिटोरियल लिखा और उसमें बहुत ही तीखी आलोचना भारत की गई। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो या और भी तमाम, फाइनेंशियल टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, टाइम मैगजीन हो, सब जगह इस वक्त कहीं ना कहीं भारत के बारे में कोरोना को लेकर जिस तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से महामारी एक भयानक रूप अख्तियार करती जा रही है, उसमें बार बार ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार उसको टैकल करने में असफल रही है। और एक तरीके से जो प्रधानमंत्री की छवि थी, एक बहुत ही मैस्कुलिन, डिसाइसिव, डिटरमाइंड लीडरशिप की, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जब संकट होता है तो शायद वो संकट में से दूर हट जाते हैं। और इसी संदर्भ में द इकोनॉमिस्ट, जो दुनिया की जानी मानी मैगजीन है, और हालांकि वो राइट विंग मानी जाती है अपने स्वभाव में, अपने एडिटोरियल कंटेंट को लेकर और अपने एडिटोरियल कंटेंट के ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट ने एक लेख लिखा है इस अपने 22 मई से लेकर 28 मई का जो इशू है उसमें, और इस जो इशू है, इस लेख का जो शीर्षक है बहुत स्पष्ट है, वैनिशिंग एक्ट। साथ ही साथ इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एज अ सेकेंड वेव डिवास्टेट्स इंडिया, नरेंद्र मोदी इज नोवेयर टू बी सीन। कि जब सेकेंड वेव कोरोना की देश को बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है, तब नरेंद्र मोदी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेख बहुत बड़ा नहीं है, 3 कॉलम का है, लगभग 3/4 एक पेज का है, लेकिन इसमें बहुत ही स्केथिंग तरीके से बहुत ही तीखी आलोचना की गई और साफ तौर पर कहा गया है कि जब जब देश के ऊपर संकट होता है तब तक नरेंद्र मोदी जी, जो दरअसल प्रचार माध्यमों में दिखने के बड़े शौकीन है, मीडिया में दिखने के बड़े शौकीन है, टेलीविजन चैनल्स पर अक्सर दिखाई पड़ते हैं, बिलबोर्डों पर दिखाई पड़ते हैं, वो गायब हो जाया करते हैं क्योंकि शायद ऐसे मौके पर वो बैड प्रेस नहीं लेना चाहते। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर गहरे सवाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खड़े हो रहे हैं? क्या ये किसी बायस का नतीजा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के आरोप लगाती रहती है? क्या ये कोशिश है भारत के अंदर के जो तमाम विपक्षी दल हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनके ऊपर भी आरोप लगा कि वो टूल किट बनाते हैं और उसके बाद विदेशी चैनलों और अखबारों को भेजते हैं, जिसके आधार पे भारत की छवि और देश के प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचता है? क्या यह हकीकत है? या हकीकत यह है कि दरअसल जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, इसको टैकल करने में भारत सरकार बुरी तरीके से असफल रही है और इसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, और जब जानें जा रही हैं तब सरकार को सामने बढ़कर जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रही, यानी सरकार असफल और नाकाम हो रही है। इसी मसले पर करेंगे चर्चा, और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त लंदन से सीधे मौजूद है बीबीसी के पूर्व संपादक शिवकांत जी, हमारे साथ वाशिंगटन मेरीलैंड यूनिवर्सिटी से कार्तिकेय बत्रा, यंग एकेडमिशियन है, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की जिंदल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है और पढ़ाया है वहाँ पे। हमारे साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत करस्पॉन्डेंट हरि कुमार जी हैं और CNBC आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी भी हैं। साथ ही साथ तुहिन सिन्हा भी हमारे साथ है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तुहिन सिन्हा के बारे में बता दूं कि ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, और अभी हाल में इनका एक थ्रिलर इन्होंने लिखा है जो चाइना के संदर्भ में है और बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है। तो इन बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस किताब के लिए। इसके पहले भी आपने झारखंड के संदर्भ में आदिवासियों में किताब लिखी थी। तो राजनीतिक नेता अक्सर किताबें कम लिखते हैं, लेकिन तुहिन उन लोगों में से, बिरले लोगों में से जो इस तरीके का काम करते हैं। शिवकांत शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो इकोनॉमिस्ट है, जो ये आर्टिकल है, ये क्या दर्शाता है? क्या ये भारत की छवि को खराब कर रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री को छवि खराब कर रहा है? क्या आपको लगता है किसी बायस से प्रेरित है? नहीं, देखिए, तो वास्तविकता को दर्शाता है। पहली बात तो इकोनॉमिस्ट आर्थिक रूप से दक्षिणपंथी आप पत्रिकाओं से माने, लेकिन भारत के संदर्भ में वो उस तरह से दक्षिणपंथी नहीं। वो भारत के संदर्भ में ले तो वामपंथी पत्रिका ही मानी जाएगी यहाँ के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह के लेख उसमें छपते हैं, जिस तरह से आलोचनाएं होती हैं। लेकिन जो कुछ उसमें शब्दशः कहा गया है वो बिल्कुल सच है।
देखिए, ये उम्मीद और वास्तविकता के बीच की जो खाई है, लेख सारा उसको दर्शाता है। मोदी जब आए थे, तो मोदी ने जो अपनी छवि और अपना जो ब्रांड बनाया था, वो भी इस तरह से बनाया था कि वो एक प्रधानमंत्री की तरह से नहीं, वो एक सीईओ की तरह से काम करेंगे, जैसे कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वो बहुत कुशल जो है वो अपने आप को प्रशासक मानते हैं। ये उनकी छवि गुजरात से बनी, और आते ही उन्होंने कुछ इस तरह के काम भी किए थे, जैसे कि साहब समय पे सारे बाबू लोग आएंगे, उनकी हाजिरी होगी, कौन कितना काम करके लाता है, शुरू में उनकी फाइलें चेक की जाएंगी, महीने 2 महीने ये खेल चला। उसके बाद जो है धीरे धीरे जिस तरह का ढर्रा सामने आ रहा है, जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आता है, तो उस बड़े संकट के दौरान महीनों गायब हो जाना, और जब संकट नहीं होता है, जब विदेश यात्राएं करनी होती हैं, जब वाहवाही लूटनी होती है, तो पूरे के पूरे मीडिया पर छा जाना, ये अंतर जो है वो भारत के मीडिया को भी दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ विदेशी मीडिया को साफ साफ तौर पर दिखाई देता है, ऐसा चलता नहीं। और देखिए उसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, यहाँ जब अस्पताल जाना पड़ा बोरिस जॉनसन को, वो बीमार भी थे, इसके बावजूद कुछ ही दिन वो प्रेस को संबोधित करने नहीं आए, वरना वो बुरी से बुरी स्थिति, जैसी स्थिति भारत में है वैसी स्थिति यहाँ भी हुई है, इटली में भी हुई है, जर्मनी में भी हुई है, अमेरिका में और खराब स्थिति हुई। लेकिन क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी बेहतर थी, यहाँ ऑक्सीजन की उस तरह से कमी नहीं हुई, लेकिन यहाँ भी लाशें जो हैं वो बाहर वैन्स में पड़ी रही और इकट्ठी लाशें दफनाई गई। और इटली में और आपके स्पेन में तो जो है वो सैनिक गाड़ियां ले जानी पड़ी उनके लिए, तो ये सब हुआ। लेकिन इसके बावजूद कभी भी प्रधानमंत्री या देश का जो राष्ट्राध्यक्ष वो गायब नहीं हुआ, उसने आकर के बराबर लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा, बताया, माफी मांगी, जहां गलती हुई उस गलती को स्वीकार किया। तो देश को बराबर ये पता चलता रहा कि हमारी हालत खराब है। बार बार यहाँ देश को ये कहा गया कि आप जो देश की स्वास्थ्य सेवा है उसको बचाना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवा चरमराएगी तो हमारी हालत और बुरी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई न बताने वाला है न कुछ कहने वाला है। जिन बाबुओं को लताड़ने के लिए, जिनसे काम करने के लिए सीईओ बन के आप आए थे, उन बाबुओं को आपने सामने खड़ा कर दिया। अब वो जो है वो स्पष्टीकरण दे रहे। तो ये सारी बातें मिली जुली हैं, ये लेख उसी को दर्शाता है। बिल्कुल। हरि कुमार जी, ये जो इस लेख में लिखा है, बट द मोस्ट पावरफुल लीडर इन ए जनरेशन सीम्स अनेबल टू डू मोर देन डिलीवर फिंगर वैगिंग होमलीज। क्या आप इससे सहमत हैं? कुछ हद तक सहमत हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोरोना है, कोई कितना ही बड़ा नेता होता, कितनी ही प्रिपरेशन होती, कितने ही आपके संसाधन होते, आप इसको ठीक से टैकल करना किसी के बस की बात थी नहीं। और ये हम सब देशों में देख चुके हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। शिवकांत शर्मा जी भी बता रहे थे कि सब जगह यही हाल था, लेकिन सब जगह लीडरशिप इस तरीके से मिसिंग नहीं होती। जब आप पीक ऑफ क्राइसिस पे डील कर रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस को आप डील कर रहे हैं, और हमारी लीडरशिप जो 20 दिन तक बिल्कुल गायब रहे, कहीं सामने ही ना आए, कहीं पता ही ना चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन क्या कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी, एक टोटल कंफ्यूजन की स्थिति थी। वो सारा क्रिटिसिज्म उस चीज को लेके कि भाई लीडरशिप इस सिचुएशन से डील कैसे कर रही, आप अपने आप को कैसे मतलब इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप फ्रंट से लीड कर रहे थे, क्या जब तक कोरोना नीचे जा रहा था तभी तक आप फ्रंट से लीड करने वाले नहीं रहते, जैसे ही कोरोना जाने लगा तो आप कहीं चुप गए। तो ये जो पर्सनैलिटी है, और ये पर्सनैलिटी कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी की पहली बार सामने दिख रही है, ये पर्सनैलिटी तो बार बार दिखती आ रही है। अगर आपको ध्यान हो, एक बार अखलाक की लिंचिंग हुई थी दादरी में, 42 या 45 दिन बाद उनका कंडेमनेशन का एक ट्वीट आया था, जबकि पूरे देश में उसको लेके हो हल्ला मचा था। सिमिलरली अभी जब चाइना में हमारे सैनिक मारे गए थे, शायद पता नहीं 9 दिन बाद या 10 दिन बाद या 12 दिन बाद उनका कोई पहला स्टेटमेंट आया था। तो नरेंद्र मोदी साहब के स्टाइल में ये है कि जहां कहीं बैड न्यूज हो, आप चुपके से अपना किनारा करके बैठ जाइए और उसको निकल जाने दीजिए। जब वो निकल जाएगा तब आप सामने आ जाइए। किसी भी तरीके से उसको पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को उससे एसोसिएट मत करिए। अब ये वाले जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये इस मामले में और बहुत ज्यादा साफ निकल के आ रहा है कि जब इंडिया, ये एक रिकॉर्ड होगा कि जब इंडिया अपने पीक पे कोरोना से लड़ रहा था, सारी के सारी मतलब सरकारें, लोग सब कर रहे थे, देख रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री गायब थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा।
ये उनका कैरेक्टर है, ये उनका ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट है, और ये और भी सामने आएगा आगे, जब जब संकट आएंगे सामने आता रहेगा। बिल्कुल। हरिकुमार जी, लेकिन मैं उसके पहले कि कार्तिकेय और आलोक जोशी तुहिन के पास जो एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अगर टीवी में नहीं दिखाई पड़े, अखबारों में नहीं दिखाई पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो काम नहीं कर रहे थे पीछे से, या कोरोना को हैंडल करने को, मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? क्या अगर टीवी में आके दिखाई पड़ते तभी माना जाता है ऐसा? इन सब सिचुएशंस में आशु जी, लीडरशिप की विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लीडरशिप अगर सांत्वना का एक संदेश देता तो लोगों के दिलो दिमाग में मरहम लगता है कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है। वो काम में नरेंद्र मोदी फेल रहे हैं जब भी कोरोना की सेकेंड वेव अपने पीक पर थी। मेरा सिर्फ ये लिमिटेड पॉइंट। बिल्कुल। तुहिन सिन्हा, ये सिर्फ मैं आप शिवकांत जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? हाँ, बताइए। थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जब युद्ध होता है, जब देश पर कोई भी बड़ा संकट आता है, तो नेता से क्यों अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्र के सामने आए और राष्ट्र को ढांढस बंधाए? केवल काम करना काफी नहीं है। आप काम कर रहे हैं, स्थिति आपके हाथ में है, ये आश्वासन देना और सामने आके आश्वासन देना बहुत जरूरी होता है। हर युद्ध की स्थिति में हर नेता आकर के ये करता है। अब देखें, मैं एक छोटी मिसाल इसमें जोड़ना चाहता था। हरिकुमार जी ने बहुत सही बात कही। ट्रंप तो अपने आप को प्रेस का दुश्मन खुद ही मानते थे। वो तो कहते थे सारी प्रेस मेरी दुश्मन है। इसके बावजूद पूरे कोरोना संकट में कुछ दिनों को छोड़ करके बराबर वो उस प्रेस के सामने आते रहे। उनकी हुज्जत होती थी सामने, झगड़ा होता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कभी ये नहीं कि मुंह नहीं छुपाया अपना। तो आप मुंह छुपा करके बैठ जाएं और गायब हो जाएं कुछ दिन के लिए और सोचें कि जो समस्या है अपने आप निपट जाएगी, जब थोड़ा ठंडा पड़ेगा माहौल तब मैं आऊंगा, तो ये तो नेतृत्व नहीं है। दुनिया में इसको कहीं भी नेतृत्व नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। तुहिन, एक सवाल है, सवाल इस बात को लेकर ये कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये नहीं लिखा कि वैनिसिंग एक्ट, भारत की आउटलुक मैगजीन है, उसने पूरा कवर लिखा, इसमें लिखा मिसिंग, गायब, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन था गायब। जो इंडिया टुडे मैगजीन, इसने लिखा फेल्ड स्टेट। और भारत के मीडिया के बारे में अमूमन ये कहा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, को सरकार को लेकर सिंपैथेटिक है। कुछ लोग सिंपैथेटिक है, कुछ लोग पूरी तरीके से चमचागिरी करते हैं। ये आरोप पिछले 7 सालों से लगातार लग रहा है। तो अगर इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये लिख रहा है और प्रधानमंत्री अगर पर्दे से गायब दिखाई पड़ते हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि एज अ लीडर वो फेल रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, आप इतनी निरंतरता के साथ इतना बेहतर आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री जी का, या इतना प्रेम करते हैं कि इकोनॉमिस्ट की बात तो भी छोड़ देते हैं। स्वाभाविक है कि जब विकट स्थिति आती है तो, और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो एक विचित्र चीज मैंने देखा है, जो ट्रंप के कट्टर विरोधी थे वो भी ट्रंप के फैन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 5 साल बाद जब आप नरेंद्र मोदी जी को देखें तो बहुत सारी खूबियां नजर आए। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए जब आप दुखी होते हैं, जब मैं दुखी होता हूं, तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से ये जो बायो वॉरफेयर ने पिछले 3 हफ्ते में या पिछले 4 हफ्तों में जो एक प्रलय का रूप लिया है, बहुत से लोग जो हैं हिल चुके। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री ने अपने दायित्व को नहीं निभाया? मैं अगर 4-5 पॉइंट्स आपको गिनाऊं, निरंतर उनके 3 या 4 लंबे मीटिंग्स होते हैं और बहुत इनोवेटिव मीटिंग्स होते हैं। जब आज से 10 दिन पहले मीडिया के जो हमारे मित्र हैं वो आगाह कर रहे थे कि देखिए अभी रूरल इंडिया में स्थिति जो है काबू होने वाली है, हो सकता है 5 से 10 लाख केसेस डेली आए, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदलकर डायरेक्ट डीएम से संवाद शुरू किया। वो कह सकते थे उद्धव जी से, वो ये कह सकते थे ममता जी से कि आप खुद ये कर लीजिए। तो कंसिस्टेंटली जो है उनकी जो अप्रोच है वो हैंड्स ऑन है, एक इनोवेटिव अप्रोच है। अब डॉक्टर देवी शेट्टी का आपने इंटरव्यू सुना होगा पिछले हफ्ते, जहां 700 मेट्रिक टन से रातों रात 9000 मेट्रिक टन डेली आवश्यकता बढ़ गई थी ऑक्सीजन को। उस कमी की भरपाई 2 हफ्ते में पूरी करना बहुत बड़ी चुनौती थी। और वहां जो है हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी थे जो कि आप जो वेंटिलेटर्स जो हैं सड़ रहे हैं पंजाब में, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो बस सरकार को गाली देते हैं। तो इन विकट समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां कि आपको उनकी शेड्यूल के बारे में पता नहीं होगा, एक प्रेस रिलीज नहीं निकली होगी कि उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उसका जो है फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या प्राप्त हुआ। तो केवल मीडिया में दिखना मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से मोदी जी दिख ही रहे हैं। जब वो ज्यादा दिखते थे तब भी आपको परेशानी होती थी। अगर अभी केवल वो केंद्रित है अपनी मीटिंग्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में, और जो केसेस भी कम होने शुरू हुए पिछले 1 हफ्ते में, स्वाभाविक है कि पिछले 1 महीने में जो उन्होंने काम किया है, जो सरकार ने काम किया है, उसका एक रोल रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है इनविजिबल, ये तो बहुत आसान शब्द है। मीडिया ने हमेशा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में नहीं, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, तो मीडिया तो तलाशती है ऐसे अवसर की, लेकिन कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हो और उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए हो, या वो कभी ज्यादा विजिबल या कम विजिबल ना हुआ। बट तोहिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 अप्रैल, बल्कि मैं कहूंगा कि 1 अप्रैल के कुछ दिनों के बाद से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री लगातार गायब रहे हैं। उनकी जो विजिबिलिटी दिखाई पड़ रही है वो मई 2nd वीक के बाद दिखाई पड़ती है। इस दौरान भारत में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी थी, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को लेकर अफरा तफरी थी, जिस तरीके से वेंटिलेटर्स को लेकर अफरा तफरी थी, उस दौरान उस प्रधानमंत्री की बात लोगों को नहीं सुनाई पड़ी जो हर जो मौका मिलते ही देश को संबोधित करने का काम करते। पिछली बार जब कोरोना आया था तब उन्होंने लगातार 10 दिन के अंदर कम से कम 4 बार राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया था। तो ये, और उसमें उसके कारण बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके पास जो तैयारी करनी तैयारी नहीं थी, इसीलिए इंडिया टुडे जैसी मैगजीन फेल्ड स्टेट की बात करने लगा, यानी जो सरकार थी वो फेल हो गई बुरी तरीके से। देखिए, मैं जब अपनी किताब को कोई टाइटल चुनता हूं तो वो जरूरी नहीं होता है कि वो पूरी किताब को कॉम्प्लीमेंट करे। मैं सबसे कैची टाइटल चुनता हूं। तो फेल्ड स्टेट आज पहली बार नहीं कहा गया है, वीपी सिंह के समय भी कहा गया था। आप उस समय से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने वो समय भी देखा था। तो बहुत ऐसे कम से कम जो है 5 या 6 अवसर आए होंगे आजादी के बाद, और ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 1947 के बाद, 1962 के बाद, 1975 के बाद ये एक सबसे वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस रही है कंट्री के लिए। लेकिन जिस तीव्रता के साथ सिचुएशन कंट्रोल में आई है, आज नंबर्स घटने शुरू हो गए हैं, पीक से हम दूर हो चुके हैं, और रूरल इलाकों में भी सिचुएशन अब काबू में आ रही है। मेरे ख्याल से इस पूरे टर्न अराउंड में प्रधानमंत्री जी का एक हैंड्स ऑन अप्रोच जो पिछले 1 महीने में पूरी तरह से था। अब इसके बाद साइक्लोन की भी सारी मीटिंग्स वही ले रहे हैं, टॉटके हुए या जो यास आ रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कि प्रधानमंत्री के शेड्यूल से आप वाकिफ नहीं है, या प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं से वाकिफ नहीं। हाँ, मीडिया में प्रेजेंस थोड़ी कम हो गई है, सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक में इसकी प्रेजेंस कम हुई क्योंकि आप भी बाहर नहीं जा सकते, मैं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई असर पड़ा है उनकी जो हैंड्स ऑन अप्रोच है उस पर, या जो काम है उस पर। कार्तिकेय, क्या आप सहमत है तुहिन के इस तर्क से? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगा, मैं आप सबसे जूनियर हूं, तो मैं अगर आपकी किसी बात से असहमत हूं तो मैं एक चिंतित नागरिक की तरह बात कर रहा हूं, तो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मैं अपनी सारी बातें रखूंगा। मैं 2-3 बातों पे काउंटर करना चाहूंगा। पहले मैं हरी सर की बात को काउंटर करूंगा कि बाकी देशों में भी ये स्थिति आई, बिल्कुल, लेकिन बाकी देशों में ये स्थिति पिछले साल आई, जब कोरोना की पहली वेव ने सबको एकदम चौंका कर पकड़ लिया। तो जो देश उसमें निबट गए उनको आप इतना गिल्टी नहीं मान सकते, क्योंकि किसी को वायरस के बारे में पता नहीं था, तैयारी का समय नहीं था, और ये हमारे देश की एक अचीवमेंट थी कि हमने पहली वेव को बहुत अच्छे से निकाला। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है भारत में, फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो ये एक्सक्यूज देना इस समय कि हम लोग तैयार नहीं थे या ये वायरस नया है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरी बात कि तुहिन भाई बोल रहे हैं कि हैंड्स ऑन अप्रोच, आप हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं आशुतोष जी, पहले 40 ओवर अगर आप फील्ड सेटिंग ना करें और आखिरी 10 ओवर में आप हर फील्डर को बताएं कि आपको कहां खड़ा होना है, तो हैंड्स ऑन अप्रोच तो है, लेकिन कब? हमारी को ये हैंड्स ऑन अप्रोच पिछले 3-4 महीने में वैक्सीन के संदर्भ में चाहिए थी। हमें ये हैंड्स ऑन अप्रोच पिछले साल के अंत तक आते आते होनी चाहिए थी, जब हमें पता लग गया था कि वैक्सीन बन गई है। हमें ये अग्रीमेंट्स पहले ही कर लेने चाहिए थे। आज की तारीख में जो भी हो रहा है ये एक्टिव पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ये रिएक्टिव पॉलिसी मेकिंग है, ये डैमेज कंट्रोल है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही ना। आज अगर सर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स ले रहे हैं और हैंड्स ऑन काम कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। लेकिन जिस तरीके से ये फेलियर हुआ है पिछले 4-6 महीने में, आप मुझे बताइए, हम सब प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके हैं, यदि प्राइवेट सेक्टर में अपने दायित्व को निभाने में हम इस तरह से विफल हो जाए तो क्या हमको कोई कंपनी रखेगी अपने ऑफिस में? हमको अभी तक पिंक स्लिप मिल चुका होगा। आलोक सर इस बात को बेहतर बता पाएंगे। और एक आखिरी बात आशुतोष सर, कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है मिसिंग प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही बुनियादी तौर पर बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है। हम एक चेहरे पर केंद्रित हैं,
वाई मिसिंग प्राइम मिनिस्टर, वाई नॉट मिसिंग इंस्टीट्यूशंस? ट्रंप साहब की बात हो रही है कि वो रोज ब्रीफिंग देते हैं, साथ में डॉक्टर फाउची भी होते थे। यहां पे कोरोना को ट्रंप ने नहीं हराया या बाइडेन नहीं हराएंगे, यहां पे कोरोना को डॉक्टर फाउची हराएंगे। यहां पे क्रेडिट उनको मिलता है क्योंकि यहां पर ऐसे संस्थान हैं जो ऐसी स्थितियों में उनका काम ही यही है, और उन संस्थानों को अपना अपना एयर टाइम मिलता है। वहां के जो जनरल हैं या जो अलग अलग उनके हेड्स हैं यहाँ के संस्थानों के, वो जब 2008 का क्राइसिस आया था तो उस समय जो ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व के जो लोग थे, उन्होंने एक भूमिका निभाई। आज डॉक्टर फाउची एक भूमिका निभा रहे हैं। तो मिसिंग प्राइम मिनिस्टर तो बात की बात है, ये एक मौलिक सवाल ये है कि हम एक व्यक्ति पर इतने केंद्रित हैं कि अगर वो हमें नहीं दिखते हैं तो हमारा देश कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाता है। तो मेरा इन सब बातों पर डिसएग्रीमेंट है। अगर आपका कोई और सवाल हो तो मैं जरूर आगे जवाब देना चाहूंगा। आप म्यूट पर आशुतोष सर। कार्तिक, मैं अभी आपके पास आता। आलोक, ये जो मिसिंग चीजें हैं, क्या एक व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंस ये मौजूदा क्राइसिस का कारण है? कि अगर वो आदमी काम नहीं कर रहा है, अगर वो जो सरकार को लीड कर रहा है, अगर वो कहीं एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनविजिबल दिखाई पड़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और लाखों लोगों की जानें गई। जी देखिए, पहला तो ये वादा था कि भाई हम सब कुछ करते हैं, आप एक सुपर ह्यूमन को ला रहे हैं जो सब कुछ जानता है, जो अभी मुझसे पहले शिवकांत जी ने भी कहा, हरिकुमार जी ने भी कहा कि ये गुजरात, और खास तौर पे जब गुजरात मॉडल का प्रचार हुआ तो यूं ही हुआ था कि साहब ये किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, एक एक डीएम से, एक एक तहसीलदार से बात करते हैं, इनकी उंगलियों पे होता है, ये आदमी 24 घंटे काम करता है, कभी सोता नहीं है, इसको हर खबर होती है। ये अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और मिनिस्टर से जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब इनके पास पहले से होता है। तो ये सारी खूबियां थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे अनेक मित्रों ने प्रचारित खूब जोर शोर से की हैं। हमारे बहुत नजदीकी दोस्त थे जो उस वक्त मोदी जी के झंडे उठा के पूरे देश में गाड़ रहे थे। मीडिया के अंदर, पार्टी के अंदर जो लोग कर रहे थे उनको छोड़ दीजिए, मीडिया के अंदर भी, कि भाई बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात। अब आजकल आपने कहाँ सुना, मुझे किसी को याद आ रहा हो तो बताए कि वाइब्रेंट गुजरात अब कहाँ है? बीच में वाइब्रेंट इंडिया होने वाला था। तो प्रचार ये था कि साहब यही एक इंसान है जो हर चीज, हर मर्ज की दवा है। आप एक 1.1 सिंगल विंडो सोल्यूशन ले आए हैं, तो उसकी दिक्कत और क्या है, जब तक अच्छा चलता है तो सब अच्छा चल रहा है, हमारी फोटो हर तरफ लगेगी। जो इस इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लेख में लिखा गया है कि जब दाढ़ी बढ़ी तो लोग उसको मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी जगह, इतनी तरह से ये तस्वीर दिखाई जाती है कि आपको 1984 याद आता है, जहां हर तरफ से बिग ब्रदर आपकी तरफ देख रहा है। वो बिग ब्रदर के अंदाज में आप ये तस्वीर देख रहे थे चारों ओर, और अचानक अगर वो गायब हो जाएंगे तो क्या सवाल नहीं उठेगा? बंगाल चुनाव तक आपने वो बिग ब्रदर को उसी अंदाज में देखा, अलग अलग काम करते हुए देख रहे थे। तो अब सवाल ये है, और इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने आपके सवाल का जवाब वहां है, उस लेख में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इज नॉट ओनली मिस्टर मोदी, हिज एंटायर गवर्नमेंट इज मिसिंग। वो पूरी सरकार गायब है, और यही तकलीफ की बात है आशुतोष। सच बात यह है जो तुहिन सिन्हा ने कहा, अभी काम हो रहा होता अगर सरकार अपनी मशीनरी के जरिए इस समस्या से निपट चुकी होती, हमको दूसरी वेव में संकट न झेलना पड़ा होता, तो शायद कोई नहीं पूछता कि मोदी जी कहाँ हैं, लेकिन तब मोदी जी आपको रोज हर जगह दिख रहे होते। जो हाल में हमने देखा कि डीआरडीओ के अस्पताल का उद्घाटन करने भी योगी जी पहुंच गए और वहां बलून भी लगाए गए, तो वो व्यवस्था चल रही होती। सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है। काम हुआ होता तो कौन पूछता कि मोदी जी कहाँ हैं? ठीक है, आप बताइए मुझे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको कहाँ कहाँ दिखते थे? कितनी जगह आप उनको देखा करते थे? नहीं दिखते थे। अगर काम हो रहा है तो सवाल नहीं उठता था, लेकिन जब आरोप लगने लगे तो हर आदमी सवाल उठाने लगा। और जिन मैगजीन्स का जिक्र अभी आपने भारत की किया है, आउटलुक और इंडिया टुडे दोनों, इनके कवर गिन लीजिए कि कितने कवर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर लगा के छपे थे। और इन दोनों मैगजीन्स के कवर आपने दिखाए, इन दोनों में प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है। जिस प्रधानमंत्री के चेहरे की बात हो रही है कि वो चेहरा बहुत प्रभावी और बहुत केंद्रीय तत्व है इस सरकार का और इस कैंपेन का, वो चेहरा क्यों नहीं है यहाँ? सोचिए। क्योंकि शायद कोई अदृश्य ताकत कहती है कि सिर्फ चेहरा मत दिखाना, बाकी जो करना है करो, सरकार पे सवाल उठाओ, इस चेहरे पे सवाल मत उठाना।
और इसीलिए अब इससे मेरी इच्छा है कि आपको दिखाऊं जो हिम्मत वाला काम अगर किसी ने किया है तो वो विकटन नाम की तमिल मैगजीन है जिसने वो कवर छापा है। अगर आप उसको देखेंगे तब समझ में आता है कि वो क्या हो रहा है, और वो मेरे हिसाब से बहुत गलत नहीं है जो उसने दिखाया है। ये एक कैटरपिलर है जो एक पत्ते को खा रहा है और उस पत्ते की शक्ल इस देश की जैसी है और उस कैटरपिलर की शक्ल दुर्भाग्य से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की बनी हुई है। तो ये जो तकलीफ है, असली बात आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है, आपकी तरफ से कौन बोल रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लव अग्रवाल आया करते थे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, वो भी आए फिर बंद हो गए, फिर अचानक फिर किसी दिन दिख गए। कोई एक आदमी, कोई एक मशीन होगी जो इस देश को बताएगी कि हो क्या रहा है, वो नहीं बताया जा रहा है। और मेरा ख्याल है वो मिसिंग की सबसे बड़ी समस्या है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का मिसिंग होना समस्या नहीं है, व्यवस्था ही मिसिंग है। सिस्टम की दाढ़ी में तिनका है जिस सिस्टम पर सारा ये किया जा रहा है। आजकल सिस्टम को लेकर बहुत चर्चा, बहुत बातचीत हो रही, तो मैं सिस्टम पे नहीं जाता हूं। लेकिन शिवकांत जी, एक सवाल ये है कि हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम उनकी पॉलिसीज के बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉलिसीज के बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है, ऑक्सीजन को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है, हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्राइसिस को एंटिसिपेट कर पाए, एंटिसिपेट नहीं करे, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं हम लोग? और अगर इस पे चर्चा अगर हुई होती, अगर इस पे चर्चा हमने सरकारों को अगर कटघरे में खड़ा किया होता सितंबर ऑनवर्ड्स, जब भारत में 97,000 का पर डे का हो गया था, तो शायद ये संकट नहीं होता। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और इस कारण से मैं विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष जो है वो जब दूसरी लहर से पहले की बात आप याद करें, जनवरी फरवरी में जब धीरे हाथी जा रही थी कि हम तो जीत गए, भारत तो बच गया, तब किसी ने ये मुड़ के सवाल नहीं पूछा कि भाई आप तो जीत गए, लेकिन आप फ्रांस की हालत देखिए, ब्रिटेन की हालत देखिए, इटली और स्पेन की हालत देखिए, वहां तो दूसरी लहर चल रही है, अमेरिका के बहुत से राज्यों में दूसरी लहर चल रही है, तो आप दूसरी लहर से बच गए, अभी दूसरी लहर आई नहीं, आप ऐसे कैसे गारंटी के साथ कह सकते हैं? एक तो ये बात। दूसरा, जब वो वैक्सीन की बात चल रही थी तो वो वैक्सीन का तो हमारे यहाँ विरोध हो रहा था, उसके तो ऊपर जो है तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, वैक्सीन बनाने की तो कोई बात कर ही नहीं रहा था। अरे भाई, आपकी तो फूट गई है, आपने तो जो है वो प्लान नहीं किया, आपने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। वैक्सीन ऐसे नहीं बनती है। वैक्सीन के लिए 10 अरब डॉलर पेशगी ट्रंप साहब ने अपने कार्यक्रम के तहत दिए थे, उसमें से वो ये मान रहे थे कि कुछ अरब बर्बाद हो जाएंगे, हो सकता है वैक्सीन जो है कामयाब ना हो। इस तरह से वैक्सीन बनती है। आपने ऑर्डर दिया नहीं जनवरी तक, वैक्सीन कहां से आ जाएगी? रही कार्तिकेय जी की दो तीन जो मुद्दे उठाए थे, एक तो ये कि देखें, सही बात है कि सिस्टम भी गायब है, लेकिन ICMR, CDC और EMA को चुन के नहीं भेजते हम चुन के भेजते हैं प्रधानमंत्री को। इसीलिए हम सेनाध्यक्ष को चुन के नहीं भेजते। जब लड़ाई होती है तो सेनाध्यक्ष आते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष दोनों साथ साथ आकर के राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तब जाके तसल्ली आती। इसी तरह से आप CDC के साथ जब ट्रंप आते थे, तब जाकर के देश को तसल्ली होती थी, क्योंकि जो जवाबदेही है वो तो ट्रंप की है ना, वो CDC की थोड़ी है। तो ये सिस्टम और सिस्टम के साथ साथ प्रशासन, सिस्टम के साथ साथ सरकार, दोनों को होना चाहिए था। रही बात इसकी कि वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो काम कर रहे थे, लेकिन काम करने के साथ साथ ये भी जरूरी है, बाकी पूरी दुनिया पागल है क्या? जब देखिए, ये ऐसी महामारी है, अब जो स्पेनी फ्लू हुआ था उसकी तो लोगों को याद है, वो तो 100 साल से ज्यादा पुरानी चीज हो गई। उसके बाद इतना बड़ा विश्वव्यापी संकट, अगर आप आर्थिक संकट को छोड़ दें, तो दुनिया ने अभी तक नहीं झेला। तो ऐसे संकट की घड़ी में जहां न विज्ञान को पता है, न प्रशासन को पता है, न लोगों को पता है कि क्या होने जा रहा है, हम हर हफ्ते, हर महीने आंकड़े बदलते हैं, हमारी बातें बदलती हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आकर के देश को जो है वो सांत्वना नहीं देगा, संबोधित नहीं करेगा, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए हर राष्ट्रपति, हर प्रधानमंत्री रोज आकर के खड़े होते हैं और देश को सांत्वना देते हैं। तो वो पागल है क्या? तो हमारे यहाँ केवल कुर्सी के पीछे बैठ करके काम चल जाएगा। जब आपको सूट करता है तब तो आप पूरा का पूरा जो है वो पूरा मैदान भर लेते हैं और आके खड़े हो जाते हैं।
24 घंटे आप ही दिखाई देते हैं। तो जब बात यह है कि जब आपको दिखाई देना चाहिए तब आप क्यों नहीं दिखाई देते, जब नहीं दिखाई देना चाहिए तब तो दिखाई देते हैं। तो हम दिखाई देने पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, हम आपत्ति इस बात पे कर रहे हैं कि जब हमें जरूरत है तब कहाँ है। ठीक है शिवकांत जी, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया, बट तो मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर प्रधानमंत्री इतने हैंड्स ऑन थे तो आज के तारीख में जो सबसे बड़ा संकट है वो वैक्सीन को लेकर संकट है, और इस वक्त टोटल केओस की स्थिति। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनी ने कह दिया है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से डील नहीं करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेंगे। एक तो अब इसमें जो पिछले 15 दिन में जो स्थिति पैदा हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट खुद डील करें, वो वैक्सीन खरीदें, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म धराशायी हो गया। इसके अलावा अगर आप सीरम को देखें, सीरम जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग सुपर पावर थी, आज की तारीख में उसका सीईओ अपने पिताजी अपने पत्नी के साथ तो लंदन जाके भाग गया और कह रहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को WHO रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं, उसको अप्रूव करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। आज की तारीख में हम इस पर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, वो भी सिंगल डोज है। तो प्रॉब्लम इस बात, और जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग आप देख ले, 5 तरीके की प्राइसिंग है, स्टेट किसी और खरीदेंगे, प्राइवेट किसी और खरीदेंगे, सेंटर और खरीदेंगे। तो ये जो टोटल कैओस है, इससे तो प्रधानमंत्री अपने आप को जुदा नहीं कर सकते, इसके लिए तो उनकी जवाबदेही बनती है। देखिए आशुतोष जी, 1 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक अगर आप डेली के केसेस के डेटा को स्टडी करें तो निरंतर जो है 20,000 से कम केसेस आए थे, और शायद उसमें कई ऐसे दिन थे जिसमें 10,000 से भी कम केसेस आए। तो स्वाभाविक है कि आप आज जब जापान जैसा विकसित देश जो है वो कोविड को नहीं समझ पाया या उस पर नहीं लगा पाया है, ये एक मेरे ख्याल से ये अब पूरे विश्व को एक साथ आकर ये कहना चाहिए कि एक बायो वॉरफेयर है, और शायद हो सकता है अगले 1 साल तक हमें समझ में नहीं आए। अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ डिफेंड करने के लिए। वैक्सीन की जहां तक स्थिति है, आज जब हम पीछे देखते हैं तो निश्चित तौर पर कोई एक एरर ऑफ जजमेंट आप उसको ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जो परिस्थिति थी, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, आप कुछ लेख हैं फरवरी के कि इंडिया इज वन ऑफ द लकी कंट्रीज, फॉर्चुनेट कंट्रीज टू एस्केप सेकेंड वेव, वो साइंटिस्ट ने लिखा है। तो अगर जिस तीव्रता के साथ मध्य मार्च के बाद स्थिति बदली है, वो भारत को ही नहीं कोई भी देश होता वो उसको उतने ही अचंभे में डाल देती जितना भारत को डाली है। फिर भी आज जो स्थिति है, मेरे ख्याल से जो वैक्सीन की भरपाई है, एक रफ फिगर्स हमने निकाली है, हो सकता है कि एक महीने और मैं बड़ा फ्रैंकली कह रहा हूं कि हो सकता है 1 महीने और ये जो किल्लत की स्थिति हो वैक्सीन को वो चले, लेकिन अगस्त तक जो है आपको एक सरप्लस दिखेगा। और ये जो एक रोड मैप है, आज भी मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, स्पुतनिक का पेनेशिया बायोटेक के साथ डील है जिसमें कि 10 करोड़ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं स्पुतनिक के डोजेस पर मंथ। स्पुतनिक की 5 ऐसी कंपनियों के साथ इंडिया में डील है। तो यही थोड़ी सी देरी उसमें हुई है, और उस देरी का बहुत सारा कारण है। वो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से, भले वो शशि थरूर हो, वो अखिलेश यादव हो, जो वैक्सीन हेसिडेंसी को प्रमोट कर रहे थे, तो उस पर नहीं जाते हुए मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज स्थिति जो है एक करेक्टिव रोड मैप तैयार है। अगस्त तक जो है आप वैक्सीन का एक अबंडेंस देखेंगे मार्केट में, और दिसंबर तक जो एक हमारी योजना है, लगभग जो है 80 से 90% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। 1-2 और मैं फैक्चुअली आपको एक दो जगह पे करेक्ट कर दूं। कोवैक्सीन अगर WHO ने इसलिए अप्रूव नहीं किया है क्योंकि वो एक प्रोसीजरल इशू है। 3rd फेज के जो ट्रायल्स हैं वो अभी भी स्टडी किए जा रहे हैं, हो सकता है चंद हफ्तों में वो अप्रूव हो जाए। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो एक तो भागे नहीं थे, और यदि भागे थे तो उसको किस पार्टी के लोगों ने धमकाया था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ जो है बहुत सारी पार्टियां जो है एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले की है, मैं उसको एक्सक्यूज के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आधार पूनावाला भागा नहीं है, और ही इज ऑन ट्रैक टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट वैक्सीन्स। आशुतोष आप म्यूट हैं भाई। पहले कि मैं आलोक जी, हरि और कार्तिकेय के पास जाऊं, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, इंस्कॉक की रिपोर्ट है जो 10 मार्च को उसने दी कैबिनेट सेक्रेटरी को, और उस कैबिनेट सेक्रेटरी के रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था कि बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, आप फौरन कदम उठाइए। लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या अभी तक किसी को जानकारी नहीं। आशुतोष सॉरी मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा आशुतोष सर। फरवरी में लोग बोल रहे थे, अगर आप कुछ फॉरेन एपिडेमियोलॉजिस्ट को सुने, वो फरवरी में डेटा देखकर बोल रहे थे पीक आ रही है,
हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। एक तरीके से भारत में इस समय जो सरकार है, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, ह्यूमिलिटी जो होती थी एक, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है कि हम जीत चुके हैं। फरवरी में, आप मार्च की बात कर रहे हैं तो मैं फरवरी की आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं। बट कार्तिक जो बात आप कह रहे हैं वो दुनिया जस्ट मिनट, जस्ट 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स। मैं जो बात कह रहा था कि दिसंबर के महीने में सरकार की तरफ से टास्क फोर्स ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसने 10 देश के बड़े लेबोरेटरीज को इकट्ठा करके, साइंटिस्ट करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था इंस्कॉक। इसने पूरी स्टडी की। स्टडी के बाद सरकार का ये विभाग था, उसने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी को 10 मार्च को दे दी और उसमें स्पष्ट तौर पे लिख दिया कि भाई ये होने वाला है, आप इससे निपट लीजिए। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो आप तो फरवरी की बात कर रहे हैं, मैं तो इतना क्रेडिट सरकार को देता हूं। आशुतोष जी, यहाँ मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि हर महीने प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स हो रही थी सीएम्स के साथ, जिसमें वो रेगुलरली एम्फसाइज कर रहे थे कि आप टेस्ट को बढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से हट रहा हूँ, लेकिन जो स्टेट्स निरंतर, आज अगर महाराष्ट्र में 1 साल के बाद भी 32% मौतें महाराष्ट्र से हो रही हैं, तो आप तभी जो है स्टेट्स को भी अगर उनको कटघरे में खड़ा करें तो अच्छा होगा। आज मैं मुंबई में हूँ, मुझे पता है कि महाराष्ट्र सरकार का क्या अप्रोच है। उनके लिए महाराष्ट्र जो है मात्र मुंबई और पुणे होता है। तो जो राज्य सरकारें निरंतर पिछले 14 महीनों में अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोती आई है, थोड़ा प्रश्न उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री रेगुलर मीटिंग्स कर रहे थे और इन बातों को रेगुलरली एम्फसाइज कर रहे थे, लेकिन अगर कोई स्टेट जो है हमेशा से 10% से ऊपर टीपीआर दिखा रहा था, तो फरवरी के महीने में भी, और मैं फरवरी पहले वीक के आपको डेटा बता रहा हूँ, अगर 10,000 केस हो रहे थे पूरे देश में, तो उसमें 67 to 70% 2 राज्य से आ रहे थे। तो महाराष्ट्र तो हमेशा से इस कटघरे में था। ठीक है, तो हरि कुमार जी, जो बात तुहीन कह रहे हैं, राज्यों को जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए? राज्य उस जिम्मेदारी से हट जाते? हम बार बार मोदी को कटघरे में खड़ा कर देते। क्या राज्यों को जिम्मेदारी नहीं है? ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, पूरे देश की सिचुएशन है, और पूरे देश की पॉलिसी मेकिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है। और ये सारी जो बातें चल रही हैं, ये अप्रोच वो अप्रोच, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा का पूरा सरकारी तंत्र बड़ी सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मोड में था। मार्च के महीने में हमारे स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है, कोरोना इज द एंड गेम इन इंडिया। और तुहिन जी कह रहे थे कि साहब, बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे थे कि साहब ये तो खत्म हो चुका, हमने तो इंडिया इज द लकी कि साहब वो सेकंड वेव को उसने क्रॉस ओवर कर दिया। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, हमें कोई पढ़े लिखे एपिडेमियोलॉजिस्ट का ये स्टेटमेंट ध्यान नहीं पड़ता जिसने ये कहा हो कि इंडिया में सेकंड वेव नहीं आएगी, उससे हम जीत चुके हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा सरकारी अमला, पूरी की पूरी पार्टी, पूरे के पूरे प्रधानमंत्री का नेटवर्क, पूरे के पूरे अपने स्वास्थ्य मंत्री का नेटवर्क सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मोड में है, तो पूरे के पूरे तंत्र को एक मैसेज जाता है कि साहब हमने तो कोरोना पे विजय पा ली, हमारे जो लीडर कह रहे हैं वही सब ठीक है, अब तो कोरोना आएगा नहीं। अब हेल्थ मिनिस्टर भी अगर इस तरह की बात कहने लगे कि साहब कोरोना इज द एंड गेम, जबकि वो एक डॉक्टर होने के नाते सारी चीजों को जानते हैं, कौन से पढ़े लिखे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, जो नहीं कह रहे थे कि इंडिया में सेकंड वेव आएगी? हमारे अपने जो आशु जी आप बता रहे हो जिस संगठन की रिपोर्ट, उन्होंने बार बार ये कहा है। तो ये कह देना आप कि भाई मतलब ये तब सब कोई लॉजिक की बात नहीं है। दूसरा, इंडिया में आपने सेकंड वेव को इग्नोर किया, इसकी वजह से आपकी फजीयत हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने पॉजिटिव केस हो रहे हैं, इसकी वजह से फजीयत हो रही है। लेकिन एक बहुत नया मुद्दा जो इंडिया की फजीयत का है वो आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है। जिस टाइम दुनिया के अमीर से अमीर देश अपना पैसा लगा के अपने कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से सबको 2 लगनी है, उसके हिसाब से अपने वैक्सीन सिक्योर कर रहे थे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ आंसू जी 100 करोड़ नहीं, हमारे यहाँ 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस चाहिए। आपको 100 करोड़ पॉपुलेशन को लगानी होगी, उसके लिए आपको 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए। जनवरी तक हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस किया नहीं था, किसी कंपनी को कोई हमने एडवांस दिया नहीं था कि साहब आप, जबकि दूसरे देशों की कंट्री जो है वो एम्बेसी जो है वो हमारे यहाँ के पैसा दे रहे थे हमारे बनाने वालों को, वो उनसे ऑर्डर लेके सिक्योर कर रहे थे उन चीजों को। हमने कहीं बाहर जाके अपने ऑर्डर किसी सिक्योर नहीं किए। तो और फिर ये जो 3 लेवल की जो उसकी प्राइसिंग है भाई, और स्टेट को आपने छोड़ दिया। अगर स्टेट ये कह दें कि साहब ठीक है जिला इसको मैनेज कर लेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हिंदुस्तान के जो 600 जिले हैं वो जाके वैक्सीनेशन का इंतजाम करें। मतलब इट इज ए कंप्लीट शॉकर, इट इज ए कंप्लीट शॉकर
for any educated person this kind of vaccination policy for such a large country. और इंडिया में कोरोना पे विजय पाना, इंडिया में कोरोना को कंट्रोल रखना पूरे दुनिया की इस पे नजर है, क्योंकि जब तक इंडिया में कंट्रोल नहीं होगा दुनिया में आप कोरोना को कंट्रोल नहीं मान सकते, क्योंकि इंडिया का आदमी इतने ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। तो ये आपका एक खिल्ली उड़ाने का एक नया मौका जो है पूरी दुनिया को आपने दे दिया। कार्तिक, आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ जोड़ना चाहता हूँ आशुतोष जी, और आपको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। फैक्ट्स पे बात हो रही है ना, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। पहली बात मैं शिवकांत जी को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। शिवकांत जी, मैं ये नहीं कह रहा था कि इंस्टीट्यूशंस को ही काम करना है। मेरा मतलब ये था कि सरकारें इंस्टीट्यूशंस को इतना दरकिनार कर देती हैं कि उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इरोड हो जाती है। तो जहां पे चेहरा इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, अगर उनको ये फाइट डेलीगेट की जाती, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर इसमें कम होता, मेरा ये मतलब था कि जब प्रशासन ही इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो फिर कंपटीशन हो जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात कर रहे हैं राज्यों की। महाराष्ट्र में केसेस बहुत आए, तुहिन भाई ने बोला। अब आप टेस्टिंग डेटा भी उठा के देख लीजिए। इस पैंडेमिक की ये प्रवृत्ति है, जितनी कम आप टेस्टिंग करेंगे, और केवल कम नहीं, जितनी कम क्वालिटी की आप टेस्टिंग करेंगे, जितनी देरी से आप रिपोर्ट्स देंगे, उतना बेहतर आपका राज्य दिखेगा। मैं अगर आपको एक मोटा आंकड़ा दे दूं कि महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं उनमें आज की तारीख में प्रति 1000 व्यक्ति जो टेस्टिंग का डेटा है वो 250 से 500 लोगों का है। उत्तर के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे ये संख्या 250 से भी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी राज्य को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, लेकिन ये बोलना कि कुछ राज्यों ही में ही ग्रोथ हो रही थी, क्या ये नहीं हो सकता कि वही राज्य ठीक से टेस्टिंग कर रहे थे? आप बताइए मेरे को। जो अभी उत्तर प्रदेश में हम स्थिति देख रहे हैं या बिहार में स्थिति देख रहे हैं, ये एक रात में तो नहीं बनी है, इसको भी कुछ समय लगा। तो पहली बात तो ये, इसमें हमें कहीं आंकड़ों के साथ अगर आपको खेलना है तो मैं भी बताता हूं। और आज खुशी हो रही है कि पीक नीचे जा रही है, उसका कारण समझिए। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे थे वो पीक कर चुके हैं, इसलिए पीक नीचे जा रही है। अगर यही उत्तर प्रदेश और बिहार सही समय पर अपने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे, मध्य प्रदेश भी, तो ये पीक अभी कहीं नहीं जा रही है। एक छिपी हुई पीक चल रही है अभी कहीं ना कहीं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जमीन पर जब जाइए और आपको स्थिति पता चलेगी। तीसरी बात बोल रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर अगस्त तक सरप्लस आ जाएगा। 20 दिन पहले दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटर्स ऑक्सीजन की कमी थी, आज सरप्लस है। क्या करूं मैं उस सरप्लस का? उस 20 दिन में तो लोग मर गए ना जिनको मरना था। तो ये अपने आप को कांग्रेचुलेट करना कि अगस्त तक सरप्लस आ जाएगा, ये कहां की समझदारी है? ऐसा नहीं है ना कि आज आप 0 करें और आप कल 50 करें तो एवरेज 25 हो जाएगा। आपको दोनों दिन 25-25 चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ बात कर रहा हूं, मैं सबसे जूनियर हूं आप सब में से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे तथ्य के साथ मेरा इमोशन भी जुड़ा है। और वो इसीलिए है क्योंकि भारत की जो फजीहत इस समय हो रही है, आशुतोष जी, मैं ये भी बात मानता हूं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मीडिया कवरेज की वजह से सरकारी रिश्तों में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। सरकारें अपने इंटरेस्ट से चलती हैं। जब तक भारत बाकी दो देशों के लिए जरूरी है वो भारत के साथ डील करेंगे। लेकिन एक जो त्रासदी हम देख रहे हैं हमारे समाज में, वो बहुत बहुत दिल तोड़ने वाली है। तो इस वजह से ठीक है। आलोक, ये जो वैक्सीन को लेकर जो अगर हम सिर्फ वैक्सीन के ऊपर बातचीत करें, इसको क्या एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था? अगर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, 60 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोजेस खरीदने की बात कर सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, दुनिया से सब जगह उठा लग सकते हैं, तो भारत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? और आज जब हम आपसे बातचीत करें, मैंने कहा कि मॉडर्ना और फाइजर मना कर दिया इन्होंने, जो सीरम का इंस्टीट्यूट का सीईओ है वो भाग गया है, कोवैक्सीन की हालत आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड उसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करा। जब तक WHO नहीं करता तब तक कैओस की स्थिति तो रहती कम से कम कंफ्यूज की स्थिति रहती है। ये तो अवॉइड किया जा सकता था। 5 तरीके की उसकी प्राइसिंग है। सकता था तो जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता था। प्रश्न ये है कि आपकी करने की मंशा थी क्या आप इस बारे में सोच रहे थे, या आप बंगाल का चुनाव जीतने की सोच रहे थे? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर हो गई है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, खबरें आपको भी मिली होंगी। तो अगर सारा फोकस, सारा दिमाग एक ही चीज पर होगा तो बाकी चीजें कब और कैसे होंगी? और वो चीजें किसी ऐसे इंसान को डेलीगेट भी नहीं की जाएंगी जो उनको संभाल ले। समस्या यहाँ है भाई, आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, किसी दूसरे को सरकार चलाने के लिए बैठा दीजिए और सरकार चलाता रहे। ये वैक्सीन का आंकड़ा इस देश में किसको नहीं पता था?
कि इस देश की आबादी कितनी है और यहाँ कितनी वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम वैक्सीन हमें लगवानी है। ये बहुत अजीब सी बात है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर और सरकार में बैठे तमाम मंत्री तक कह रहे हैं कि विपक्षियों ने ऐसी गड़बड़ कर दी, विपक्षियों ने जनता को भरमा दिया, विपक्षी ने जनता को भरमा दिया है। इससे वैक्सीन बनने में तो कोई समस्या आई नहीं, इससे वैक्सीन का ऑर्डर देने में भी कोई समस्या नहीं आई। भारत सरकार वैक्सीन फ्रंट, अब जो आज जिस लेख की हम लोग चर्चा कर रहे थे इकोनॉमिस्ट की, उसमें लिखा हुआ है कि जिस वक्त इस देश को एक वॉरियर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, यानी एक योद्धा सामने खड़ा और युद्ध लड़ रहा हो, उस वक्त वहां एक सेज दिख रहा है। अब सेज अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है जिसके हिंदी में अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप उसे साधु कह सकते हैं, महात्मा भी कह सकते हैं। मुझे लगता है वो सन्यासी कह रहा है। वो कह रहा है, वो आदमी जो अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर जंगल की तरफ बढ़ रहा है, वो ऐसा प्रधानमंत्री हमें दिख रहा है इस वक्त, जिस वक्त उस प्रधानमंत्री की जरूरत है जो दोनों हाथों में हथियार लेके अपनी फौज के सामने खड़ा हो। तो ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत सरकार का फेल्योर है, और मेरा ख्याल है फेल्योर है, लेकिन मैं ये आरोप लगेगा, लेकिन मैं उसको लगा रहा हूं कि राजनीति है। वरना कोई कारण नहीं था कि इस देश की दो संस्थाएं जो वैक्सीन बनाने के लिए जिनको अप्रूवल दिया गया, उनकी ये हिम्मत हो जाती, ये हिमाकत वो करते कि केंद्र सरकार को हम इस भाव पे देंगे, राज्य सरकार को इस भाव पे देंगे और बाकी को इस भाव पे देंगे। इसका क्या अर्थ था? 100 करोड़ टीके इस देश में जाने हैं, इन टीकों का ये रेट तय होगा, और उसके पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पहले कह चुका था कि मेरी कॉस्ट क्या आती है। बाद में उसने एक अलग भाव अनाउंस कर दिया। अगर केंद्र में कोई भी आदमी बैठा हो और वो ये कहता है कि भाई 100 करोड़ टीके लगने हैं, 100 करोड़ लोगों के लिए 200 करोड़ टीका लगेगा, आपको बनाना है, आप इसका भाव तय करिए, हम आज भाव नक्की करते हैं, इसके बाद इसका भुगतान फलाना राज्य करेगा, अलाना राज्य करेगा, हम करेंगे, हम तय कर लेंगे। इसकी प्राइवेट कंपनी करेगी, इंडिविजुअल खुद करेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका भाव क्यों अलग अलग होगा भाई मेरे खरीदने और आपके खरीदने में? प्राइवेट अस्पताल खरीदेगा, उसको महंगा मिलेगा, चलिए भी मान लीजिए कि भाई आदमी प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, उसकी जेब में मोटा पैसा होगा, वो दे देगा। लेकिन राज्य सरकार खरीदेगी तो ज्यादा दाम लगेगा, केंद्र सरकार खरीदेगी तो कम दाम लगेगा। और उसके बाद आपने तमाम वैक्सीन को देश में आने से रोका हुआ है, क्योंकि परमिशन नहीं दी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उनको। और उसके बाद जब ग्लोबल टेंडर निकाले गए हैं, ये बात फाइजर ने बहुत पहले कह दी थी, 1 महीने से ऊपर ये समय हो चुका है, उसने कहा था हम सिर्फ केंद्र सरकार से डील करते हैं, हम सॉवरेन गवर्नमेंट से डील करते हैं और किसी को हम ये वैक्सीन नहीं बेचेंगे। उस कंपनी ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हम एक वैक्सीन बना रहे हैं जो जीवन रक्षक दवा है, हम इसको प्राइवेट हाथों में नहीं देना चाहते हैं। वो राज्य सरकार को भी प्राइवेट हाथ मानती है। केंद्र सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? सिंगल विंडो के लिए इतने मशहूर थे ये, सिंगल विंडो फैसिलिटेशन डेस्क खोले कि भाई जिस राज्य सरकार को चाहिए बताइए, हम मॉडर्ना से, फाइजर से बात करके आपके लिए मंगा देंगे जितनी चाहिए, पैसा तो आप दे रहे हैं। ये होता हुआ कहीं कोई नहीं पूछता। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि आप सीएनबीसी आवाज जैसे न्यूज चैनल के संपादक थे, न्यूज क्या होते बिजनेस चैनल के संपादक थे, जो पॉलिसीज पे ज्यादा काम करता था, पॉलिसीज कैसे बनती है, प्रोसेसेस क्या होते हैं। क्या सरकार की तरफ से जब ये बात कही गई कि स्टेट अपने अपने लेवल पे जाके ये वैक्सीन खरीदें, तो क्या किसी ने सरकार को ये नहीं बताया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहती है, वो ज्यादा बेहतर होगा? ये जानने की कोशिश की गई। प्रश्न ये है, किसी ने किन्हीं कंपनियों से बात करके पूछा कि आप ये टीका किसको देंगे? वहां तो बैरियर लगा हुआ था कि ये 2 कंपनी हैं, जिनमें से एक कंपनी पर 50 तरह के सवाल थे कि पहली बार टीका बना रही है। मैं इस बात के लिए उनको, उस कंपनी को बधाई देना चाहता हूं कि जो एफिकेसी आ रही है, एफिशिएंसी उसकी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। आज की तारीख में वो मेक इन इंडिया का बड़ा भारी अच्छा उदाहरण बन रहा है। WHO अप्रूवल नहीं दे रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको जिस अंदाज में अप्रूवल दिया गया, फाइजर जैसी कंपनी को जिस अंदाज में अप्रूवल नहीं दिया गया, उसके बाद कहा गया आप खुद खरीद लो। मैं ही खरीदना चाहता हूं आशुतोष जी, मैं चाहता था कि मैं फाइजर का टीका ले लूं, लेकिन फाइजर को अगर इस देश में घुसने की इजाजत नहीं होगी तो मैं अपनी जेब के पैसे से भी कैसे ले लूंगा? ठीक है। तो आपने जब ये नीति बनाई, बिल्कुल साफ है कि कहीं दिमाग नाम की चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ये सारी नीतियां और चीज से बन रही थी। मुझे आलोक सर, मुझे नहीं लगता कि दिमाग नहीं लग रहा था। इनफैक्ट
कार्तिक डोंट गेट इमोशनल। हम सब लोग इस मसले में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बट तो ही लास्ट में आपसे सवाल मेरा पूछना है, एक छोटी चीज और जोड़ूंगा, जो बात आलोक कह रहे हैं कि आप पॉलिसीज बना रहे हैं, एक उदाहरण पॉलिसीज बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि टोटल केओस। एक राज्य, एक जिला महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, वहां के कलेक्टर ने तय कर लिया कि मुझे अपने इलाके में ये बीमारी को नहीं फैलने देना है। कैसे उसने अपने इलाके में रोक ली? नंदुरबार के कलेक्टर अगर अपने ऑक्सीजन के प्लांट लगवा सकते थे पिछले साल अगस्त और सितंबर में, बाकी भारत में नीति आयोग में तो कहता हूं नीति आयोग को सबसे पहले उसकी बिल्डिंग गिरा दी जानी चाहिए इस घटना के बाद। उस वहां बैठे हुए लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। चलिए आलोक, शांत। तो इन आखिरी सवाल, हम मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे पॉलिसी पैरालिसिस से, यहां तो पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ती। सिर्फ अगर हम वैक्सीन के बारे में बात करें, 5 तरीके के रेट्स हैं, मतलब एक रेट नहीं 5 तरीके के। और वो जो आधार पूना वाला है वो कहता है जब मैं 150 में भी देता हूं तब भी मुझे प्रॉफिट होता है। तो आप उसको कैसे लागू कर सकते हैं 600 रुपए में, 450 रुपए में बेचने के शब्द पॉलिसी पैरालिसिस का आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप बेहतर होगा जब आप हाइंडसाइट पे भी देखेंगे आज से 1 साल बाद, तो कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है इसको आप 2 या 3 फेजेस में मेरे ख्याल से बांटने में कामयाब होंगे। जो पहली फेज की लड़ाई थी उसमें पॉलिसी भी दिखी, उसमें सक्सेस भी दिखा। अब वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी, और उसमें मैं मानता हूं कि जो इनविजिबल एनिमी के लिए आपको उतनी ज्यादा तैयारी चाहिए, उतनी ज्यादा वो कहीं ना कहीं भारत से ही नहीं, उसमें कोई ऐसा देश नहीं है जिससे चूक हुई है। आज जापान चौथा वेव, और जापान की स्थिति जो है आज उतनी खराब है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वैक्सीन की पॉलिसी भी जो अगर ये जिस तीव्रता के साथ ये बायो वॉरफेयर फैला है वो नहीं फैलता पिछले 2 महीनों में, तो आप ही जो है वैक्सीन की पॉलिसी को सराह रहे होते। तो मैं आशान्वित हूं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जो मोदी जी की जो हैंड्स ऑन अप्रोच है वो 21 साल से 22 साल से कई बार इसी तरह के सवाल उठे हैं। मैं आपको आशान्वित कर सकता हूं, आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जो आप टर्न अराउंड देखेंगे बाकी के 3 सालों में हेल्थ व्यवस्था में, वो अप्रत्याशित होगा, उतना ही अप्रत्याशित संकट। तो इन वो तो भविष्य की बात है, लेकिन जो बात कार्तिक ने कही कि भाई 15 दिनों के बाद आपने ऑक्सीजन दिला दिया, अभी कार्तिक की बात सही है, लेकिन ये बस छोटा सा है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अभी कार्तिकेय ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में जो टेस्टिंग हो रही है वो अगर सही होती तो उसका नंबर कुछ और होता। मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं और तमाम लोग दे रहे हैं, सरकार को इस वक्त भी नहीं दिख रहा है। इस वक्त उत्तर भारत के गांवों का जो हाल है वो बहुत भयानक है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो गंगा में बहती लाशें आपने देखी हैं और नदियों की तस्वीरें नहीं आई हैं, इसके साथ जो मछुआरे हैं उनकी तो रोजी रोटी चली गई, उनकी जिंदगी खतरे में है। और इसके साथ क्या बीमारियां फैलने जा रही हैं। और अभी गांव में टेस्टिंग का आंकड़ा जब सामने आएगा, या बिना टेस्टिंग के जो मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिनको दरअसल वहां अगर लोग मरते हैं तो वो कोरोना से मरे में गिने नहीं जाते हैं। इस स्थिति का जो अभी विस्फोट होने जा रहा है, बजाय उसकी तैयारी करने के आज भी सरकार क्या कर रही है, सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। ट्विटर के दफ्तर पे छापा चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर पे में जांच चल रही है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ट्विटर आशुतोष सर, लास्ट वर्ड। आशुतोष सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट बिकम इमोशनल। कारण क्या है कि हम सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहते हैं, और इनफैक्ट ये सरकार हमें इमोशनल करके ही तो वोट लेती है। तो आज जब मैं इमोशनल हो रहा हूं तो इसमें क्या गलत है? अगर आप मेरा वोट मुझे इमोशनल करके पुलवामा के नाम पर ले सकते हो, तो आज मैं इमोशनल होके आपको गुस्सा क्यों नहीं कर सकता? बट कार्तिक, प्रॉब्लम तो आपके ना, जो आप पुलवामा पे जाके इमोशनल होके वोट देते हैं ना। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं बुनियादी सवाल उठाना चाह रहा था कि देखिए, पिछले साल अक्टूबर तक WHO के सारे लेख पढ़ लीजिए, सारे रिकमेंडेशन, CDC की सारे रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए। ये तय हो गया था कि ये दुनिया बिना हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाए, टीका लगाए बच नहीं पाएगी। तो जब ये फैसला हो ही गया था पिछले साल, उसी के तहत तो ट्रंप ने वो अपना कार्यक्रम चलाया और पेशी जो है ऑर्डर दिया। तो जब ये मालूम था तो ये सब बात बेमानी है, लहर आई नहीं आई, अनुमान हो पाया नहीं हो पाया, तो टीके का इंतजाम तो आपको करना ही चाहिए था। क्यों नहीं किया आपने? ठीक है शिवकांत जी, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम है, तुहिन को भी पता है, हरी और कार्तिक और आलोक सबको पता है। ये
कोरोना की दूसरी लहर आएगी, तीसरी आएगी, चौथी भी आएगी। ये जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब से ये चर्चा चल रही थी। इसलिए ये कहना कि पता नहीं था, आकस्मिक था, हाँ, ये मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ शायद उसको हम लोग शायद नहीं समझ पाए। लेकिन जो बात है वैक्सीन को लेके, वैक्सीन के लिए बहुत पहले से ही प्रिस्क्रिप्शन और बहुत पहले से उसका ऑर्डर प्लेस किया जाना चाहिए था, उसको इंतजाम होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इस बातचीत में शामिल होने के लिए। छोटी सी बात यही है कि जब सरकार अगर उसको अच्छा करती है तो क्रेडिट उसको जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है, और वो लेते हैं क्रेडिट। और अगर देश में लोगों की जान जा रही है तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको भी उसका डिस्क्रेडिट लेना पड़ेगा और लोग आपकी तीखी आलोचना करेंगे और उसका जवाब। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।